स्विट्जरलैंड की जब बात होती है तो अक्सर उसे दुनिया के सबसे स्थिर देशों में से एक माना जाता है। पर ऐसा क्यों है? खैर, इसका एक बहुत बड़ा राज छिपा है उनकी पेंशन प्रणाली में। ये सिर्फ एक सोशल सिक्योरिटी का तरीका नहीं है, बल्कि एक कह सकते हैं कि बहुत सोच समझकर बनाया गया ढांचा है। तो चलिए आज इसी को परत दर परत खोलकर समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्विट्जरलैंड में रिटायरमेंट की ये सुरक्षा आखिर काम कैसे करती है। मतलब ऐसा क्या है इस सिस्टम में जो लोगों को रिटायरमेंट के बाद इतनी मजबूत फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। इसको समझने के लिए हम इसे 3 आसान हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसकी बुनियाद टिकी है 3 अलग-अलग पिलर्स पर, 3 स्तंभों पर। आप समझ लीजिए कि ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बना है। और इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि हर किसी के लिए एक सुरक्षा का जाल, एक सेफ्टी नेट तैयार हो सके। तो चलिए एक एक करके इन तीनों पिलर्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की। तो पिलर नंबर 1 है स्टेट पेंशन। सीधी भाषा में कहें तो सरकारी पेंशन। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, ये पक्का करना कि हर कोई अपनी बेसिक जरूरतें जैसे खाना, किराया और दूसरी जरूरी चीजों का खर्च उठा सके। यह समाज का सबसे बुनियादी सुरक्षा कवच है। तो सवाल यह है कि इस सुरक्षा कवच में आता क्या क्या है। देखिए, इसमें 3 मेन चीजें हैं। पहला है AHV यानी ओल्ड एज एंड सर्वाइवर्स इंश्योरेंस। फिर आता है IV मतलब डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। और अगर किसी को और भी मदद की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स का भी इंतजाम है। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यह है ऑक्यूपेशनल पेंशन। और यह सिर्फ बेसिक जरूरतों के लिए नहीं है। इसका मकसद है ये पक्का करना कि रिटायरमेंट के बाद भी लोग अपना पुराना रहन-सहन, अपना लाइफस्टाइल बनाए रख सकें जिसके वो आदी हो चुके हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पिलर सीधा किसी के काम से, उसकी नौकरी से जुड़ा होता है। इसमें कंपनी की जो पेंशन स्कीम होती है वो शामिल है। स्विट्जरलैंड में इसे पेंशन कासे कहते हैं। और साथ ही काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी इसी का हिस्सा है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी पिलर, प्राइवेट पेंशन। अब ये वो हिस्सा है जहां हर कोई अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में ले सकता है। ये पूरी तरह से किसी की अपनी मर्जी पर है, वॉलंटरी है। और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि लोगों को एक्स्ट्रा आराम और सुरक्षा मिल सके। चाहे किसी को दुनिया घूमनी हो, कोई नया शौक पूरा करना हो या बस मन की शांति चाहिए हो। अच्छा, अब इस तीसरे पिलर के अंदर भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, 3A और 3B। पिलर 3A जो है वो बंधा हुआ या रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब पैसा रिटायरमेंट तक लॉक हो जाता है, उसे निकाल नहीं सकते। लेकिन इसके बदले में सरकार टैक्स में अच्छी खासी छूट देती है। वहीं दूसरी तरफ पिलर 3B बहुत लचीला है, फ्लेक्सिबल है। इसमें से पैसा जब मर्जी तब निकाला जा सकता है, पर इस पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी और टैक्स सेविंग के बीच का चुनाव है। ठीक है, तो हमने तीनों पिलर्स के बारे में तो बात कर ली, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। ये सारा पैसा आता कहां से है? तो चलिए अब जरा इस सिस्टम के इंजन रूम में चलते हैं और देखते हैं कि इन पिलर्स की फंडिंग कैसे होती है। तो पैसा आता कहां से है? असल में यहां पर 2 बिल्कुल अलग-अलग मॉडल काम करते हैं। चलिए पहले वाले को देखते हैं। जो पहला पिलर है वो चलता है पे एज यू गो सिस्टम पर। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे एक बड़े सामूहिक गुल्लक की तरह इमेजिन किया जाए। जो भी आज काम कर रहा है वो इस गुल्लक में पैसे डालता है और वो पैसा फौरन आज के पेंशनर्स को बांट दिया जाता है। ये जो लाइन है ना, आज के कर्मचारी आज के पेंशन भोगियों को वित्तपोषित करते हैं, ये इस पूरे विचार का सार है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच एक सामाजिक समझौता जैसा है। आज काम करने वाले लोग आज के रिटायर्ड लोगों का ध्यान रख रहे हैं, इस भरोसे पर कि जब वो रिटायर होंगे तो आने वाली पीढ़ी उनका ध्यान रखेगी। लेकिन पिलर 2 और 3 के लिए नजरिया बिल्कुल ही अलग है। यहां काम करता है फुल्ली फंडेड सिस्टम। जैसा कि नाम से पता चलता है, यहां सब कुछ इंडिविजुअल सेविंग पर आधारित है। योगदान एक पर्सनल अकाउंट में जमा होता है, उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है ताकि समय के साथ वो बढ़े और फिर रिटायरमेंट के वक्त वो पैसा उस व्यक्ति को वापस दे दिया जाता है। तो अगर संक्षेप में कहें, पे एज यू गो सिस्टम जो पिलर 1 के लिए है वो सामाजिक एकजुटता और सामूहिक जिम्मेदारी की बात करता है, जबकि फुली फंडेड सिस्टम जो पिलर 2 और 3 के लिए है वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी और इंडिविजुअल सेविंग्स पर केंद्रित है। मतलब एक समाज के लिए, दूसरा व्यक्ति के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सिस्टम में कौन कौन हिस्सा लेता है? क्या ये एक ऑप्शन है या फिर एक जिम्मेदारी?
चलिए अब जरा इसके भागीदारी के नियमों को भी समझ लेते हैं। इसके नियम काफी सीधे हैं। पहला पिलर यानी जो बेसिक सुरक्षा कवच है वो तो सबके लिए अनिवार्य है। ये इसलिए ताकि कोई भी पीछे न छूटे। दूसरा पिलर यानी ऑक्यूपेशनल पेंशन ज्यादातर कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। और जैसा कि हम देख चुके हैं, तीसरा पिलर पूरी तरह से स्वैच्छिक है, अपनी पसंद पर। हाँ, लेकिन दूसरे पिलर के लिए कर्मचारियों के मामले में खास शर्त रखी गई है। यही शर्त तय करती है कि किसी के लिए यह अनिवार्य है या नहीं। और वो शर्त है सालाना इनकम की। ये 25 साल से ज्यादा उम्र के उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जो साल में कम से कम 21,510 स्विस फ्रैंक कमाते हैं। अगर किसी की कमाई इस रकम से कम है तो उसके लिए इसमें हिस्सा लेना जरूरी नहीं है। और यहाँ एक बड़ा फर्क है। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी अपना काम खुद करते हैं, उनके लिए दूसरा पिलर पूरी तरह से वॉलंटरी यानी वैकल्पिक है। ये उन्हें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है, पर साथ ही उन पर ज्यादा जिम्मेदारी भी डालता है। तो इन सभी नियमों और स्ट्रक्चर के साथ आखिर में इसका असली लक्ष्य क्या है? ये पूरा सिस्टम रिटायरमेंट के बाद किसी की इनकम के लिए क्या हासिल करने की कोशिश करता है? तो ये जो लक्ष्य है वो है इनकम को रिप्लेस करना। देखिए, सिर्फ पहला पिलर किसी की आखिरी सैलरी का लगभग 40 से 60% तक कवर करने का टारगेट रखता है। जब इसमें दूसरा पिलर भी जुड़ जाता है तो ये आंकड़ा 50 से 80% तक पहुंच सकता है। और अगर कोई तीनों पिलर्स का इस्तेमाल करता है तो वो अपने काम के दिनों की इनकम का 80% या उससे भी ज्यादा बनाए रखने की उम्मीद कर सकता है। तो कुल मिलाकर स्विस प्रणाली की असली ताकत इसकी कई परतों वाली सोच में है, इसकी लेयर्ड अप्रोच में। यह सिर्फ सरकार या सिर्फ एम्प्लॉयर या सिर्फ किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। ये सरकार, एम्प्लॉयर और हर व्यक्ति की अपनी बचत के बीच एक सच्ची पार्टनरशिप है जो मिलकर एक मजबूत वित्तीय भविष्य बनाती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे दशकों में तैयार किया गया है, लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है। आज के समय में जब आबादी की रूपरेखा बदल रही है और अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आ रहे हैं, तो क्या ये 3 पिलर वाला मॉडल भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।